अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम सेल वॉल पे एमसीक्यूज करेंगे। जो पिछला वीडियो हमने बनाई थी सेल वॉल के हवाले से, तो वो जो है सेल वॉल की मुख्तलिफ डिटेल्स हमने डिस्कस की थी उस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपके लिए ये वीडियो जो है, इसमें जो एमसीक्यूज हम जिक्र इसका करेंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके सेल वॉल की वो कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज है, जो बायोलॉजिकल कोई टेस्ट होता है, लेक्चरशिप है या एमडी कैट है, उसके हवाले से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं सेल वॉल के हवाले से एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, सेलुलोज चेन मॉडिफाइड इन, के सेलुलोज का जो चेन है वो कहाँ पे मॉडिफाई होता है। ऑप्शन है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है हमारे पास गोल्गी एपैरेटस, ऑप्शन सी है हमारे पास न्यूक्लियस और ऑप्शन डी है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो सेलुलोज की जब फॉर्मेशन होती है, सेलुलोज चेन की जब फॉर्मेशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है और उसको फर्दर मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग के लिए गोल्गी एपैरेटस के पास भेजा जाता है। क्योंकि गोल्गी एपैरेटस जो है उसके अंदर मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उसकी प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन और पैकिंग होती है। तो सेलुलोज चेन की भी मॉडिफिकेशन जो है वो गोल्गी एपैरेटस के अंदर होती है। तो एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोल्गी एपैरेटस। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। The scientist who identified and isolate cellulose, वो साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम सेलुलोज को आइडेंटिफाई किया और आइसोलेट किया, वो कौन सा साइंटिस्ट था? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है होगो, ऑप्शन सी है एपियान और ऑप्शन डी है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक जो था वो कार्क सेल की स्टडी कर रहा था अंडर माइक्रोस्कोप और फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। और हुगो ने प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है उसकी इम्पॉर्टेंस का जिक्र किया था और रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया था, उसकी डिस्कवरी की थी। और एपियान जो है ये वही साइंटिस्ट है जिसने सेलुलोज को, जो सेलुलर जो सेल वॉल के मेन कंपोनेंट या प्राइमरी कंपोनेंट है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और आइसोलेट भी किया था। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, एपियान। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि ग्लूकोज पोलीमराइजेशन विच फॉर्म सेलुलोज चेन अकर इन, के ग्लूकोज की पोलीमराइजेशन जो है वो जो सेलुलोज चेन बनाते हैं वो कहाँ पे होती है। मतलब ग्लूकोज की पोलीमराइजेशन के बारे में हमसे पूछा है कि जो सेलुलोज चेन बनाते हैं वो उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास गोल्गी एपैरेटस, ऑप्शन बी हमारे पास डेक्टिसोम, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो गोल्गी एपैरेटस या डेक्टिसोम, प्लांट सेल के अंदर गोल्गी एपैरेटस को डेक्टिसोम कहते हैं। तो गोल्गी एपैरेटस और डेक्टिसोम का काम ये है कि किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन करना। तो गोल्गी एपैरेटस तो इन्वॉल्व है प्रोसेसिंग में और मॉडिफिकेशन में, और ग्लूकोज की जो पोलीमराइजेशन होगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सेल वॉल फॉर्मेशन बिगेन्स इन, कि सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है किस स्टेज में स्टार्ट होती है। अगर हम सेल डिवीजन को स्टडी कर रहे हैं कि सेल डिवीजन के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन किस फेज में होती है, तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टीलोफेज, जो लेट टीलोफेज स्टेज है उसके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और साइटोकाइनेसिस जो है उसके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे सेल प्लेट्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि बेसिकली मटेरियल होती हैं फॉर सेल वॉल। तो जो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है लेट टीलोफेज स्टेज के अंदर और उसकी जो कंप्लीट होता है साइटोकाइनेसिस के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी, टीलोफेज।
नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि लिग्निन इज फॉर्म्ड इन, कि लिग्निन कहाँ पे, लिग्निन की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। तो जो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है या पेक्टिन जो है, इसकी फॉर्मेशन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गाली बॉडीज़ के पास भेजते हैं। वो जो सेलुलर के लिए जो प्रिकर्सर है, जो सेलुलोज है या हेमीसेलुलोज या पेक्टिन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में बन के वहाँ से वो गॉल्गी apparatus की तरफ आते हैं। लेकिन लिग्निन जो है इसकी जब सेल वॉल में डिपोजिशन होती है तो लिग्निन की फॉर्मेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द प्राइमरी वॉल मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, जो प्राइमरी वॉल है उसका मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होता है। स्टीम जो है कि प्राइमरी वॉल का जो मैट्रिक्स है वो किस चीज़ से बना होता है। मैट्रिक्स पहले भी मैंने आपको समझाया था कि मैट्रिक्स जो है ये बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम बाइंडिंग का इसका मतलब लेंगे कि बाइंड करता है, जो सेल वॉल के जो कंपोनेंट है उसको बाइंड करता है। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बाइंडिंग के लिए कौन सा जो मॉलिक्यूल है इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए सेलुलोज प्लस पेक्टिन, ऑप्शन बी है हमारे पास हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ऑप्शन सी है हमारे पास पेक्टिन एंड लिग्निन और ऑप्शन डी है हमारे पास हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है सेलुलोज और पेक्टिन है, लेकिन सेलुलोज जो है ये फाइबर की शक्ल मौजूद है और ये हमें पता है कि प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज जो है ये मैट्रिक्स के अंदर एम्बीड होते हैं। मैट्रिक्स नहीं होता, मैट्रिक्स के अंदर एम्बीड होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसमें सेलुलोज है। और जो उसके बाद हेमीसेलुलोज और पेक्टिन है, ये बेसिकली मैट्रिक्स बनाते हैं प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। हेमीसेलुलोज और पेक्टिन ये जो मौजूद होते हैं ये मैट्रिक्स बनाते हैं प्राइमरी सेल वॉल का। और इसके अलावा जो लिग्निन है, जो ऑप्शन सी और डी है इसमें लिग्निन का ऑप्शन है, तो लिग्निन तो सेकेंडरी वॉल के अंदर मौजूद होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जो प्राइमरी सेल वॉल का मैट्रिक्स बनाता है, जिसमें जो सेलुलोज है वो एम्बीड होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि कैल्शियम और दूसरे आयंस जो है जो क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट बनाते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस वैक्यूल, ऑप्शन बी है हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है हमारे पास वैक्यूल प्लस न्यूक्लियस और ऑप्शन डी है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्गी apparatus। तो जो कैल्शियम और दूसरे आयन जो है जो क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं साइटोप्लाज्मिक जो सेल वॉल के जो कंपोनेंट है वो आते हैं साइटोप्लाज्म और वैक्यूल से। वो साइटोप्लाज्म से भी आते हैं और वैक्यूल से भी आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैवी लीनियर चेन। ये लीनियर चेन किस में होता है, सेलुलोज में, हेमीसेलुलोज में, पेक्टिन में और लिग्निन में। तो जो हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है और लिग्निन है ये सारे ब्रांच्ड हैं। सिर्फ सेलुलोज जो है इन चारों में से ये लीनियर चेन इसमें होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सेलुलोज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बेडेड इन प्राइमरी वॉल मैट्रिक्स, कि प्राइमरी वॉल का जो मैट्रिक्स है उसमें कौन सी चीज़ जो है तो कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एम्बेड होता है। तो पहले भी हमने जिक्र किया कि मैट्रिक्स के अंदर प्राइमरी वॉल का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर सेलुलोज एम्बेड होते हैं। हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जो है ये मैट्रिक्स बनाते हैं और सेलुलोज इसमें एम्बेड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, सेलुलोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि सेलुलोज एंड सेलुलेज एंड पेक्टिनेज आर इन्वॉल्व इन डैश फ्रॉम इंडेज, कि सेलुलेज और पेक्टिनेज जो एंजाइम्स है वो किस फंक्शन में इन्वॉल्व है और वो बनते कहाँ पे है। तो ऑप्शन है हमारे पास रिमॉडलिंग एंड गाल्गी apparatus, ऑप्शन बी हमारे पास रिमॉडलिंग एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी हमारे पास डिकम्पोजिशन एंड गाल्गी apparatus और ऑप्शन डी हमारे पास डिकम्पोजिशन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेलुलेज और पेक्टिनेज जो है जब सेल की ग्रोथ होती है तो ये सेलुलेज और पेक्टिनेज जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाते हैं। उसके बाद गाल्गी apparatus में प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन के बाद उसकी पैकिंग होती है और पैकिंग के बाद सेल वॉल की तरफ चले जाते हैं और सेल की जब ग्रोथ होती है, एलॉन्गेशन होती है, तो ये जो सेल वॉल के जो कंपोनेंट है उसको रिमॉडलिंग करती है।
उसकी रिमॉडलिंग करती हैं। तो सेलुलोज और पेक्टिनेज जो है ये रिमॉडलिंग करती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, रिमॉडलिंग एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन आर फाउंड इन, कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन कहाँ पे, इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। तो ये बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज हैं। कई बार हमने इस वीडियो में भी हमने जिक्र किया इसका कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की फॉर्मेशन होती है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गोल्गी एपैरेटस के पास भेजा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि सेल वॉल वाज कवर्ड बाय, इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज हैं कि सेल वॉल किसने डिस्कवर किया था। स्टार्ट में भी हमने जिक्र किया कि सेल वॉल जो है ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया जब वो क्वार्कस सूबर जो है, जो कार्क के वो स्लाइस की वो स्टडी कर रहा था, जो बेसिकली क्वार्कस सूबर है, तो उसकी स्टडी कर रहा था। तो वहाँ पे उसको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले जो कि बेसिकली सेल वॉल था। तो सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन, कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कवर किया था। ऑप्शन है हमारे पास एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, कार्क सेल, नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। बैक्टीरियल सेल जो है, तो रॉबर्ट हुक बेसिकली क्वार्कस सूबर की स्टडी कर रहा था। जो कार्क था वो क्वार्कस सूबर से बना था, जो एक प्लांट है, तो मतलब बैक्टीरिया सेल भी नहीं था। तो कार्क सेल के अंदर उन्होंने जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे जो कि बेसिकली सेल वॉल थे, वो क्वार्कस सूबर से बना हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कार्क सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि सेल ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन द फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल इज, कि जब सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहला सेल वॉल का कौन सा वॉल फॉर्मेशन हो चुके थे, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल, बूथ या नॉन ऑफ दिस। तो ये याद रखें कि जब सेल ग्रोथ कंडीशन में होती है तो उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद होता है, लेकिन जब ग्रोथ स्टॉप हो जाता है तो सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी वॉल है वो तब बनता है। तो जब ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन, जब सेल फॉर्मेशन होगी तो ये ग्रोथ फेज है और ये ग्रोथ हो रही है उसकी, तो वहाँ पे प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी वॉल जो वुडी सेल्स होंगे जिनकी ग्रोथ स्टॉप होती है, वहाँ पे सेकेंडरी वॉल बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द आउटर रिजिड लेयर फाउंड इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल। ये इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज है कि जो सबसे बाहर रिजिड लेयर मौजूद होता है अराउंड प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल, तो उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ऑप्शन सी, सेल वॉल। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, कि सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल का, ये भी इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज है। ऑप्शन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाई लेयर, सेल वॉल एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो सबसे बाहर मौजूद होता है प्लांट सेल के सबसे बाहर, तो वो है सेल वॉल। ऑप्शन सी, सेल वॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहले ये याद रखें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी वो है जब प्लेन पोलराइज लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या पास होती है तो वो उसको लेफ्ट या राइट में रोटेट करती हैं। अगर लेफ्ट पे रोटेट करे तो लीव रोटेटरी, अगर राइट पे रोटेट करे तो डेक्सो रोटेटरी। तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है सेल वॉल पे, तो हमने वहाँ पे देखा है कि सेकेंडरी वॉल की ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है बनिस्बत प्राइमरी सेल वॉल के। तो सेकेंडरी वॉल की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो उसकी हार्डनेस ज़्यादा है और उसकी थिकनेस भी ज़्यादा है बनिस्बत प्राइमरी सेल वॉल के। तो जो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये डिपेंड करती है कि अगर थिकनेस ज़्यादा हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ये जनरल कंसेप्ट भी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये थिकनेस पे और हार्डनेस पे डिपेंड करता है। जो चीज़ जितना थिक होगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जो जितना हार्ड होगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी, और कोई जितना कम थिक और कम हार्ड होगा
या सॉफ्ट होगा तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी उतनी ही कम होती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है हार्डनेस पे भी और थिकनेस पे भी, दोनों पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द सेल विच हैव ओनली प्राइमरी वॉल, कि वो सेल कौन सा है जिसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद होता है। तो ऑप्शन हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल, पेरेन्काइमा सेल, मेसोफिल सेल, ऑल ऑफ दीज। तो ये पहले एमसीक्यूज में भी हमने जिक्र किया कि जब सेल ग्रोथ कंडीशन में हो तो उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद होता है, जब ग्रोथ स्टॉप हो तब वहाँ पे सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ये भी इससे ग्रोथ होती है, या पेरेन्काइमा सेल जो स्टोरेज सेल्स हैं इसमें भी ग्रोथ होती है, और मेसोफिल सेल जो लीफ के अंदर मौजूद होती हैं। तो जो सेकेंडरी वॉल है ये वुडी सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो है ये वुडी सेल्स नहीं है, जो मेरिस्टेमेटिक है, पेरेन्काइमा सेल है या मेसोफिल सेल्स हैं। तो इन सब में सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद होता है। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि अपॉन मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड इन मिडल लेमेला, कि जब मिडल लेमेला मैच्योर हो जाता है तो उसमें कौन से मॉलिक्यूल की डिपोजिशन हो जाती है। ऑप्शन है हमारे पास पेक्टिन, लिग्निन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। पेक्टिन तो पहले ही मिडल लेमेला के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है मिडल लेमेला तो उसमें हार्डनेस आ जाता है, वो हार्ड हो जाता है मिडल लेमेला। और वो हार्डनेस आती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन होगी, या जहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन होती है वहाँ पर हार्डनेस आती है। तो एट मेच्योरिटी मिडल लेमेला के अंदर लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, उसकी वजह से हार्डनेस आ जाता है मिडल लेमेला के अंदर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिग्निन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच स्ट्रक्चर, कि इसमें कौन सा ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन है हमारे पास हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ऑल ऑफ दिस। तो जो हेमीसेलुलोज है यह भी ब्रांच्ड है, पेक्टिन जो है ये भी ब्रांच स्ट्रक्चर है, और लिग्निन जो है ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों जो है ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोलिक कंपाउंड, कि कौन सा हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन है हमारे पास हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बना है, तो मतलब ये पॉलीसेकेराइड है। हेमीसेलुलोज जो है इसमें ग्लूकोज और मेनोज वगैरह शामिल है, तो ये भी पॉलीसेकेराइड है। और पेक्टिन के अंदर भी जो लैक्टोज है वो मौजूद है, तो ये भी पॉलीसेकेराइड है। ये लिग्निन है, ये फिनोलिक कंपाउंड है जिसमें कोनिफेराइल या सल्फोनेफाइल जो है ये मौजूद है, जो कि फिनोलिक कंपाउंड है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, लिग्निन जो है ये फिनोलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, कि कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो हाईली ब्रांच है। तो पहले भी हमने जिक्र किया कि जो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है वो लिग्निन का है। लिग्निन जो है ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो सेलुलोज जो है ये लीनियर है, हेमीसेलुलोज ब्रांच्ड है, पेक्टिन भी ब्रांच है, लेकिन हाईली ब्रांच की अगर बात करें तो वो लिग्निन है। ये हाईली ब्रांच है जो इरेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, और ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है जो लिग्निन है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लिग्निन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि सेकेंडरी वॉल इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव देन प्राइमरी वॉल ड्यू टू, कि सेकेंडरी वॉल जो है ये मोर ऑप्टिकली एक्टिव है देन प्राइमरी वॉल। हमने पहले एमसीक्यूज में भी देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है जो है ये डिपेंड करती है थिकनेस पे और हार्डनेस पे, और हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए मोर थिकर लेस हार्डर, ऑप्शन बी मोर हार्डर लेस थिकर, ऑप्शन सी हमारे पास लेस थिकर लेस हार्डर, और ऑप्शन डी हमारे पास मोर थिकर एंड मोर हार्डर। और हमें पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है जो है ये डिपेंड करती है थिकनेस पे और हार्डनेस पे, कि जो ऑब्जेक्ट जो है जितना ज़्यादा हार्ड और थिक होगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो सेकेंडरी वॉल जो है मोर ऑप्टिकली एक्टिव है देन प्राइमरी वॉल बिकॉज ऑफ मोर थिकनेस और मोर हार्डनेस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है कि मोर थिकर एंड मोर हार्डर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, थिकेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल इज, कि सेकेंडरी वॉल के अंदर कौन सा लेयर थिकेस्ट होता है। ऑप्शन हमारे पास S1 लेयर, S2 लेयर, S3 लेयर, ऑल आर सेम थिक, कि इस
जो सेकेंडरी वॉल है उसको हम फिर से 3 लेयर में डिवाइड करते हैं, S1 लेयर, S2 लेयर और S3 लेयर में। तो इसमें जो सबसे थिक है वो S2 लेयर है। तो सबसे थिक जो है सेकेंडरी वॉल में जो ऑप्शन बी S2 लेयर जो है वो सबसे थिक होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के ग्लूटारोनिक एसिड जो है जब कंबाइन हो ग्लूकोज, रेमनोज और अर्बिनोज तो कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? ऑप्शन है हमारे पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। तो ये याद रखें जब ग्लूटारोनिक एसिड जो है इसकी कॉम्बिनेशन ग्लैक्टोज, रेमनोज और अर्बिनोज वगैरह से हो जाती है तो वहाँ पे पेक्टिन की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पेक्टिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि which one layer of secondary wall resist microbial decay, कि माइक्रोबियल डिके को कौन सा सेकेंडरी वॉल का लेयर है जो रिजिस्ट करता है माइक्रोबियल डिके को? तो ये याद रखें कि माइक्रोबियल डिके को रिजिस्ट करता है लिग्निन। तो जो लेयर सेकेंडरी वॉल का लिग्निन जिसमें ज़्यादा होगी, लिग्निन की डिपोजिशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे माइक्रोबियल डिके की रेजिस्टेंस होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास S1 लेयर, S2 लेयर, S3 लेयर एंड नॉन। तो S3 लेयर के अंदर मोर लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी S3 लेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि which one layer of secondary wall have more lignin deposition? ऑप्शन है हमारे पास S1 लेयर, S2 लेयर, S3 लेयर और नॉन। पिछले एमसीक्यूज में भी हमने जिक्र किया कि S3 लेयर के अंदर मोर लिग्निन की डिपोजिशन होती है और इसी वजह से माइक्रोबियल डिके को वो रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी S3 लेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि S1 लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, कि S1 लेयर जो है जो सेकेंडरी वॉल के अंदर मौजूद है या उसका जो एक लेयर है उसके अंदर मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन, ऑप्शन बी हमारे पास हेमीसेलुलोज प्लस लिग्निन, ऑप्शन सी हमारे पास हेमीसेलुलोज प्लस लिग्निन और ऑप्शन डी हमारे पास पेक्टिन प्लस लिग्निन। तो जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो ऑप्शन बी है जहाँ पे हेमीसेलुलोज और लिग्निन मिलके मैट्रिक्स बनाएंगे और सेलुलोज जो है वो इसमें इम्बीड होगा S1 लेयर के अंदर जो कि सेकेंडरी वॉल का जो फर्स्ट लेयर है जो कि प्राइमरी वॉल के साथ बिल्कुल टच होता है उसके करीब होता है। तो हेमीसेलुलोज प्लस लिग्निन मिलके मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें सेलुलोज इम्बीड होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास के हेमीसेलुलोज इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये हमें दी गई है कि हेमीसेलुलोज जो है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। किस चीज़ का है? तो ये आप याद रखें कि हेमीसेलुलोज जो है ग्लूकोज, जाइलोज, मेनोज वगैरह का हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें आप एक तो यहाँ पे खुद एक क्लू दिया हुआ है इस एमसीक्यूज के अंदर कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहाँ है। तो इसमें अगर आप ग्लूकोज सेलेक्ट करेंगे या सिर्फ जाइलोज सेलेक्ट करेंगे या मेनोज सेलेक्ट करेंगे तो वो तो हेटेरोजीनियस हुआ नहीं। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस और ये करेक्ट ऑप्शन है कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर है हेमीसेलुलोज जिसमें ग्लूकोज, जाइलोज और मेनोज वगैरह होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि सेल वॉल इज फॉर्म्ड, सेल वॉल इज कि सेल वॉल क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास पार्शली परमिएबल, ऑप्शन बी है हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबल, ऑप्शन सी है हमारे पास सेमी परमिएबल और ऑप्शन डी हमारे पास टोटली परमिएबल। तो ये इंतहाई इजी एमसीक्यूज हैं कि सेल वॉल जो है इसके थ्रू हर चीज़ की मूवमेंट हो सकती है और ये टोटली परमिएबल लेयर है। तो सेल वॉल इज टोटली परमिएबल, तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है जो कि टोटली परमिएबल है। ये कुछ एमसीक्यूज थे सेल वॉल के हवाले से। तो जो पिछली वीडियो हमने सेल वॉल के हवाले से अपलोड की थी अगर आप वो देखेंगे तो आपके लिए ये एमसीक्यूज और इसके अलावा और जो सेल वॉल के हवाले से जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके लिए बहुत ईजी होंगे। उसको देखने के लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सेल वॉल का जो कंप्लीट डिटेल है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।